रामगढ़ से दिखाते हैं, जहां बरलंगा थाना क्षेत्र के डिमरा गांव के पास दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल ले जाने आए एम्बुलेंस अचानक बंद हो गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद ठेल धकेल कर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया। इस दौरान दुर्घटना में घायल महिला मरीज का कराहती रही, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों के मुताबिक एम्बुलेंस को धक्का मारकर ही स्टार्ट किया जाता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे भी निजी स्कूल में पढ़ सकेंगे। इसे लेकर 2026-27 में निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। रांची के सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बीपीएल, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग बच्चों के लिए 1176 सीटें 25% आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित की गई हैं। 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, ऑनलाइन एवं रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम पर आधारित होगी, ताकि किसी भी प्रकार की पक्षपात या अनियमितता की गुंजाइश न रहे। सभी आवेदन जिला की आधिकारिक आरटीई वेबसाइट पर भरे जाएंगे। विभाग के द्वारा आज RTE-Ranchi.in वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट में जो है शिक्षा के अधिकार के माध्यम से बच्चों की जो एप्लीकेशन लिया जाता है और लॉटरी के माध्यम से चयन करते हुए स्कूलों में एडमिशन लिया जाता है। खबर धनबाद से है, जहां कोयलांचल ट्रक ओनर एसोसिएशन और बस ओनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने डीटीओ से मुलाकात की है और ग्रेस पीरियड के दौरान कमर्शियल वाहनों पर जुर्माना लगाए जाने का विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि ग्रेस पीरियड में पेनल्टी लगाना नियमों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष सुमित सिंह और संयोजक अरुण सिंह ने बताया कि बातचीत के दौरान डीटीओ ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। कि समस्या का समाधान किया जाएगा और ग्रेस पीरियड में हम लोग ने मांग रखा था कि ग्रेस पीरियड में फाइन नहीं किया जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, इस पे हम लोग देखते हैं, फाइन नहीं करेंगे। समस्या था कि कुछ गाड़ी के जो ग्रेस में है, पहले आज 4 महीना 6 महीना पहले ग्रेस में था, उनका फाइन किया गया। सर का कहना है कि जो गाड़ी बीसीसीएल से में जा रही है बिना पेपर के, उस गाड़ी पर हम लोग फाइन किए। बहुत ऐसा गाड़ी है जो गाड़ी बीसीसीएल में नहीं चलती है, उस पर भी फाइन हुआ है। खबर खूंटी से है, जहां नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी रानी टूटी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार नगर निकाय चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी और मामला हाईकोर्ट तक गया, जिसके बाद चुनाव कराना पड़ा। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता टूटी जी को जिताने के लिए, रानी जी को जिताने के लिए पूरी तन मन धन लगा देती है और हमें किसी भी प्रकार से उनको जिताना है। यही मैं आज आप सब लोगों से बता देना है, सरकार भले आपकी झारखंड में है, लेकिन खूंटी के और राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में सरकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है, बीजेपी के समर्थकों की है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराया। बीजेपी का आरोप है कि मतदाताओं को पता नहीं है कि उनको किस बूथ पर मतदान करना है, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग का यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी कीमत पर मतदाता का घर और मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस निर्देश के बावजूद भी जिला प्रशासन ने ऐसा काम किया है। किसी भी कीमत पर 2 किलोमीटर से ज्यादा का दूरी मतदान केंद्र और मतदाता का जो निवास है उसे नहीं होना चाहिए। और ये चुनाव आयोग से भी, दिल्ली के चुनाव आयोग से भी ऊपर है राज्य निर्वाचन आयोग और सभी जिला जिन्होंने इसको बनाने में काम किया और निर्देश दिया है। 10 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है मतदाता का घर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अब आप ये बताइए
कि 1205 टोटल मतदाता है उस 43/4 में। चाईबासा के चकधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दिन रात चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अनुप्रिया सोय ने भी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क तेज कर दिया है। अनुप्रिया सोय सिंहभूम के सांसद रहे स्वर्गीय विजय सिंह सोय की बेटी हैं। बाजार और अन्य क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर वोट की अपील कर रही हैं। चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी दिन रात डोर टू डोर भ्रमण कर लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं जो कि अनुप्रिया सोय हैं, कांग्रेस पार्टी की समर्थित प्रत्याशी है और ये चक्रधरपुर में अभी बाजार क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर दुकानदारों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि जहाँ पे भी जा रहे हैं महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिला दिन में भी घर में रहती है, पुरुष काम पे निकल जाते। तो अब मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैं घर जाके आराम से उनसे बैठ के बात कर सकती हूँ, क्योंकि बाकी में ये चीज थोड़ा सा पीछे चल रहा है, पर मेरे लिए ये पॉजिटिव है। और ये एरिया मेरे लिए थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, फिर भी आज आई हूँ बहुत हिम्मत करके। पिताजी यहीं पे लास्ट आखिरी सांस लिए थे, तो आज यहीं से संकल्प लेके जाते हैं कि पिताजी का काम को आगे बढ़ाना है। पिताजी हमेशा जनता के बीच में रहे, तो हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो प्यार मिल रहा है मुझे भी। अनुप्रिया सोय का कहना है कि इसी क्षेत्र में उनके स्वर्गीय पूर्व सांसद पिताजी विजय सिंह सोय की हत्या हो गई थी और इस क्षेत्र से उनका जुड़ाव रहा है। दुकानदारों से भी वे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके पिता इस क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, यहाँ उनका उठना बैठना होता था और वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि पिताजी के साथ उनका जो संबंध था, पिताजी को उन लोगों का जो सहयोग मिलता था वो सहयोग उन्हें भी मिले और वे नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करें। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। खबर दुमका से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। अध्यक्ष पद के लिए कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। वहीं प्रत्याशी अजय झा ने निवर्तमान अध्यक्ष श्वेता झा के कार्यकाल में नगर निगम का रखरखाव खर्च 1.44 करोड़ रुपए से घटाकर लगभग 70 लाख रुपए करने का दावा किया। उन्होंने पूर्व कार्यकाल में एक ही एजेंसी को काम देने का आरोप भी लगाया। अमिता रक्षित ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया सरकार स्तर पर होती है। उन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अपनी प्राथमिकता बताया। दुमका में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। वर्तमान में 18 प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, जिसमें एकमात्र महिला अध्यक्ष पद के लिए अमिता रक्षित मैदान पर उतरी हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। हमारे साथ इस वक्त अमिता रक्षित जी हैं। बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का भीतर बहुत उत्साह है। जहाँ भी जा रहे लोग एक ही बात बोल रहे हैं, इस बार अमिता रक्षित। जब राजनीति में जब उतर जाता है ना, कलंक का टीका यहाँ पर लग जाता है और जो प्रतिद्वंदी है वो भ्रामक भ्रांति फैलाया जाता है और आरोप भी लगाया जाता है। उसमें आरोप में हम कोई ध्यान भी नहीं देते हैं, मगर जो आरोप लगाया है उसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और स्वच्छता के नाम से दुमका जीरो हो गया है। दुमका को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाएंगे। उनको जो है भाजपा का समर्थन भी मिला हुआ है। अब देखने वाली बात तो होगी 23 फरवरी को जब जनता अपना मतदान करेंगी और अध्यक्ष पद की कुर्सी किसे मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तेज कुमार, न्यूज 18 दुमका। जैसे जैसे धनबाद नगर निगम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल और भी गर्माता जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों और संगठन के बीच समर्थन और विरोध का सिलसिला तेज हो गया है और इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार अग्रवाल को समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर बीएमएस अध्यक्ष अशोक राय और राज सिन्हा विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं विधायक राज सिन्हा ने जेएमएम पर विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए। पूरा भारतीय मजदूर संघ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। हमारे भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष आदरणीय अशोक राय जी, हम लोगों के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राज सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं। पूरा यह जो अपना विचार परिवार है यह एकजुट है और इस संकल्प के साथ पूरे क्षेत्र में मजदूरों का ये क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में एक माहौल भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से पूरे हर क्षेत्र में ये है कि ये संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये मेयर का पद जाए। ये सारे संकल्प के साथ हमारे ये जो सेना आपको दिख रही है भारतीय मजदूर संघ की, सब हम लोग के साथ। फिर भी आज जो भी विकास के कार्य जो वो बता रहे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो चाहे राज्य के अंदर रघुवर दास जी की सरकार हो, उसी समय विकास हुआ और वही विकास आज दिखाई दे रहा है जो जेएमएम उस विकास को बजा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। यहां उनका आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ विशेष बैठक की। बैठक में गांव के नईके बाबा का चयन किया गया। इस पद पर चैतन्य टूडू का विधिवत रूप से चयन किया गया। इससे पहले इस पद पर सोहन सोरेन नईके बाबा थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांव के मांझी बाबा हैं। इसमें कुल 6 लोग शामिल हैं। चयन प्रक्रिया लगभग 1.5 घंटे तक चली। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। चयन के बाद नईके बाबा चैतन्य टूडू का पगड़ी पहनाकर और सूप समेत दूसरे अन्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस सुरक्षा कड़ी व्यवस्था की गई। गाँव है, मेरा अपना घर है, जन्म स्थल है, इसको लेकर के हम लोग आए हैं यहाँ पे। कुछ विशेष था क्या सर? कोई विशेष नहीं, गांव के लोगों का एक हमारे परंपरा है कि हम लोग गांव के लोग सामूहिक बैठक करते हैं और आज संयोग से ये मौका मिला तो आज हम भी इसमें शरीक हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में, रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है और हमारे साथ यहाँ के मुखिया जीतलाल टुडू हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी अपने गांव आए हुए हैं नायके बाबा के चुनाव को लेकर के। किस तरह से चुनाव हुआ, कौन नायके बाबा बने हैं और क्या कुछ कमेटी है? ये सीएम यहाँ का मांझी बाबा है नेमरा गांव के। भले ही सीएम झारखंड के सीएम हैं लेकिन यहाँ इस गांव का मांझी बाबा है और वो अपने सबका नेतृत्व में वो जाने थे कि यहाँ का नायके बाबा योग किसका है। वो डायरेक्ट पगड़ी सीएम अपने हाथ से पहना है। नायके बाबा का खाली था यहाँ स्थान? हाँ, वो पूर्व में सोहन सोरेन थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं। बोला हम मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, बुढ़ा हो गए हैं और आने वाले जनरेशन के लिए दूसरा चयन किया जाए। वो स्वेच्छा से इस्तीफा दिया तो सीएम फैसला लिए। वो मांझी बाबा ही है, अध्यक्ष है। पूरा ग्रामीण बैठे साथ में? हाँ, पूरे ग्रामीण। आज से चैतन्य टुडू यहाँ नायके बाबा के रूप में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहाँ ग्रामीणों की बैठक हुई है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चली है नेमरा गांव में। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी को हेमंत सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 1,62,000 करोड़ होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। पिछले बार 1,45,000 का बजट पेश हुआ था। इस बार क्या उम्मीदें हैं पूरे झारखंड की जनता को, सीधे इस संबंध में बात करेंगे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से। ऐप के माध्यम से हमने जो सुझाव मांगा था, लगभग 2000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए और जो अच्छे सुझाव आए हैं, झारखंड के इंटरेस्ट में हो, यहाँ के लोगों के हित के सुझाव हो, तो उन सुझावों को हम बजट में शामिल कर रहे हैं। इस बार के बजट में देखिए, चाहे वो 2025-26 का बजट हो या 26-27 का आने वाला बजट की तैयारी हो, हेमंत सोरेन सरकार, राहुल गांधी जी के सहयोग से चलने वाली सरकार, हमारा फोकस है इस राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में भी पर कैपिटा इनकम जिनका कम है, उसके आय में वृद्धि करना। और ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं जिनका पर कैपिटा इनकम, अगर आप चतरा, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, लोहरदगा की बात करिए तो 58,000 से 60,000 रुपया है प्रति वर्ष।
आप समझ सकते हैं कि उनका परचेजिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो हम ऐसा बजट तैयार कर रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती के साथ साथ लोगों की आय में भी वृद्धि हो और उन्हें क्रय करने की शक्ति उनके पास। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर। 24 फरवरी को विधानसभा सदन पटल पर बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद है 3.5 करोड़ झारखंड की जनता को। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।